बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी। वहां पे जो शिक्षाएं दी जाती थी, उन शिक्षाओं में ऐसी जटिल जटिल शिक्षाएं दी जाती थी जो आज के आधुनिक विज्ञान के पास वो शिक्षाएं नहीं। मतलब पानी जमीन के अंदर कहां है, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के चेक करके बता देते थे जमीन के यहां नीचे पानी है। संतान कैसी आएगी, कौन सी आत्मा आएगी, उस आत्मा को आकर्षित करने की भी विद्या थी। खगोल शास्त्र, आप सोचिए कि आज तो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, बड़े बड़े यंत्र बन गए हैं, लेकिन उस समय कौन सा यंत्र था जिसमें कि अपने हनुमान चालीसा में ही सूर्य की दूरी की बात कर दी गई। सूर्य की दूरी कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक किया गया? सही। किस इंस्ट्रूमेंट से बताया गया कि पृथ्वी गोल है जब हवाई जहाज था नहीं? तो भूगोल कैसे आया? भूगोल, भूमि गोल है। बहुत समय तक पूरी दुनिया मानते रही, पश्चिम देश के लोग, कि पृथ्वी चपटी है। इसी बात को लेकर लोग डरते थे, नाविक, कि समुद्र में अगर हम जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो अचानक से पृथ्वी खत्म हो जाए और हम गिर जाए। इस बात को लेकर डरते थे लोग। लेकिन कुछ नाविकों ने जब साहस किया तो पूरी पृथ्वी पे घूमते रह गए और घूमते घूमते उसी जगह पे पहुंच गए, लेकिन पृथ्वी खत्म नहीं हुई। और तब बाद में पता चला कि पृथ्वी तो गोल है, खत्म कैसे होगी, मगर दिखती है चपटी। तो ये एक से एक जटिल विद्याएं थी। आप सोचो जरा, एक विद्या के बारे में सोचो कि जब राजा परीक्षित को ऋषि ने श्राप दे दिया कि 7 दिन में तक्षक नाग डस लेगा तुम्हें, और तक्षक नाग के डसने से कोई बचता नहीं है, उस समय अंतिम दिन जब तक्षक नाग आ रहा था डसने के लिए, तो उसी राजा परीक्षित के दिशा में एक कश्यप नाम के ऋषि भी आ रहे थे। कश्यप ऋषि, उस ऋषि को देखकर तक्षक, जो मनुष्य के रूप में ही था, तो तक्षक पूछता है कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? तो कश्यप कहते हैं कि मैं राजा परीक्षित के पास जा रहा हूं। क्यों जा रहे हैं? तो राजा परीक्षित को श्राप मिला है कि आज तक्षक नाग डस लेगा। कश्यप नहीं पहचान रहे हैं कि तक्षक नाग यही है, तक्षक यही है जो डसने जा रहा है, मारने जा रहा है। तो तक्षक कहता है, मन ही मन सोचता है कि ये क्या करने जा रहे हैं, पूछूं तो पूछते हैं। तो वो कहता है कि मैं राजा परीक्षित को बचा लूंगा। तो वो पूछता है, क्या आप तक्षक नाग डस लेगा उसके बाद बचा लेंगे? तो हाँ, वो डस लेगा तो भी मैं जिंदा कर दूंगा। ऐसी विद्या आपके पास है? तो हाँ, उनके मृत्यु के बाद भी मैं उनको फिर से जीवन दान दे सकता हूं, ऐसी विद्या मेरे पास। तक्षक नाग को भरोसा नहीं हुआ, तो तक्षक नाग ने सोचा कि थोड़ा परीक्षा कर लूं। तो तक्षक नाग कहते हैं, सच में? तो हाँ, बिल्कुल। तो तक्षक नाग कहते हैं, ठीक है, ये सामने एक पेड़ है, इस पे एक परीक्षण करते हैं। मैं इस पेड़ को भस्म कर दूंगा, मेरे पास ये शक्ति है। क्या आप इसको जीवन दान दे सकते हो? तो कश्यप कहते हैं, हाँ बिल्कुल। तक्षक ने भस्म कर दिया, उसको जला डाला पेड़ को, पेड़ जल गया। कश्यप ऋषि को कहते हैं, तो कश्यप ऋषि फिर से दोबारा से अपने परीक्षण से, अपनी शक्ति से उस पेड़ को दोबारा से जीवित कर देते हैं। देख के आश्चर्यचकित हो गया कि भाई जले हुए राख में बदले हुए उस वृक्ष को फिर से दोबारा से खड़े कर दे रहे हैं, तो ये शक्ति तो है, तो ये तो बचा लेंगे उसको। तब तक्षक अपने कहते हैं, जो सच्चाई है, अपनी सच्चाई है, तक्षक बताता है कि मैं ही तक्षक हूं, मैं ही जा रहा हूं राजा को मारने। आप मत बचाना उसको, आप मत बचाना, क्योंकि अगर आपने बचा लिया तो ऋषि के श्राप
का क्या होगा? उनका मर्यादा नहीं रह पाएगा, उनकी मर्यादा खत्म हो जाएगी, उनका मान नहीं रह पाएगा, इसलिए आप उसको मत बचाना। तो कश्यप कहते हैं कि मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं बचाऊंगा, मैं चूंकि बहुत गरीब आदमी, मेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं, ऐसी हालत है, तो राजा अगर बच जाएंगे तो प्रसन्न होकर मुझे कुछ दान दे देंगे जिससे मेरा परिवार चलेगा। तो वो कहता है ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, मैं ही आपको दान दे देता हूं। तो बड़े हीरे मणि माणिक्य ऐसा बहुत सा तक्षक उनको उपहार में देता है और कश्यप उपहार लेकर वापस चले जाते हैं। और तक्षक जाता है और राजा को मार डालता है। तो आप जरा सोचिए कि वो कौन सी विद्या थी, वो कैसी विद्या थी, कैसी शक्तियां थी? कोई विद्या थी ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल भी किए। हाँ, और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, अब उसके ऊपर आज विश्व के वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। एक टेलीपैथी विद्या आती है, टेलीपैथी उसको बोलते हैं, कि आप कहीं बैठे हुए हैं और दूर किसी इंसान को आप संवाद दे सकते हैं, उसको अपनी बात कह सकते हैं बिना किसी कनेक्शन के। हाँ, इस पे काम चल रहा है आज, रसिया इस पे काम कर रहा है और विश्व के कई और देश भी बहुत गुप्त रूप से इस पे कार्य कर रहा है। सबसे बड़ा रिस्क ये होता है दुनिया के देशों के पास कि अगर वो किसी ग्रह पर कोई अंतरिक्ष यान भेजते हैं तो अंतरिक्ष यान की कीमत तो होती है, बहुत महंगे महंगे अंतरिक्ष यान होते हैं, लेकिन उस अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसके ऊपर अरबों खरबों का प्रशिक्षण में पैसे खर्च किए जाते हैं, अरबों खरब। अब डर ये बना रहता है कि मैंने किसी अंतरिक्ष यान को छोड़ा, अंतरिक्ष यान चला गया अंतरिक्ष में, विशाल अंतरिक्ष है, कहीं अंतरिक्ष में खो गया और हमारा जो कनेक्शन है तार टूट गया, तो अरबों खरबों का वो जो प्रोजेक्ट है हमारा अंतरिक्ष यान का, वो तो खत्म हुआ ही, साथ में हमारा जो पायलट है वो भी उसका भी कनेक्शन टूट गया है। यानी एक इंसान को तैयार करना किसी खास प्रयोग के लिए, आयोजन के लिए बड़ा कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता है ना। तो ये जो विद्याएं हैं, अब जैसे दुनिया के बहुत सारे देश टेलीपैथी पे काम कर रहे हैं और वो अपने पायलटों को सिखा रही है विद्या। ये विद्या कैसे सिखा रहे हैं? जैसे रसिया में ये काम हो रहा है कि पायलट को सिखाया जाता है कि तुम अगर अंतरिक्ष में चले जाओगे और अगर बीच का रेडार सिस्टम काम करना बंद कर दे, सारा कम्युनिकेशन, बेतार के संपर्क सारे बंद हो जाएं, तो मन के तार से कैसे आप नीचे के धरती पे दूसरे किसी इंजीनियर से या पायलट से कैसे कनेक्शन बना पाओगे? बिना किसी मीडियम के आप कैसे अपना संवाद भेज पाओगे कि मैं इस दिशा में हूं, मैं यहां हूं, मेरी स्थिति ये है? अब उस पर काम चल रहा है और उस पर बहुत हद तक सफलता मिल रही, खास तौर से इंडियन एयरफोर्स में भी और दूसरे भी विश्व के जितने एयरफोर्स हैं वहां पे जब कभी भी एयर स्ट्राइक होती है, मतलब वायु हमला होता है, तो ऐसा निर्देश होता है, ऐसी कोशिश रहती है कि अगर हवाई जहाज लड़ाई करने कहीं जा रहा है और कोई ऐसी परिस्थिति, जिस परिस्थिति में लगता है कि अब हवाई जहाज खत्म हो जाएगा या दुश्मन सेना उसको मार डालेगी या दुश्मन सेना ने उस पर हमला कर दिया और हवाई जहाज जख्मी हो चुका है या फिर उसमें आग लग गई है, तो वैसे केस में पायलट को यह कहा जाता है कि हवाई जहाज जल जाए ठीक है, मगर तुम बच जाना, बचने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि हम दूसरे हवाई जहाज ला सकते हैं मगर दूसरा पायलट इतनी आसानी से नहीं ला सकते। उस इंसान का बचना बहुत जरूरी है, वो बहुत महंगा इंसान है, वो बहुत कीमती है, उसकी कीमत है, वो राष्ट्र की संपत्ति है, वो साधारण इंसान नहीं है। हवाई जहाज तो कितने भी खरीद लोगे, लेकिन चलाने वाला आदमी कैसा होगा उसको चलाना। अभी आप देखिए जो पाकिस्तान का अभी जो हमला हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में, पाकिस्तान के पायलट, वो तो अमेरिका के बड़े अच्छे सोफिस्टिकेटेड एरोप्लेन को लेकर वो आया था ना, हमला किया, और भारत का जो अभिनंदन, अभिनंदन, हाँ, भारत का अभिनंदन
जो भारतीय पायलट हैं उनके पास ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट, एकदम साधारण एयरक्राफ्ट, साधारण एयरक्राफ्ट से अभिनंदन अमेरिकन उस सोफिस्टिकेटेड हाई टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट को मार गिराता है। तो ये एयरक्राफ्ट भारतीय जो साधारण एयरक्राफ्ट है वो अमेरिकन बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट को मार रहा है या पायलट मार रहा है? पायलट मार पायलट मार रहा है। इसलिए पायलट बहुत महंगा है, वो बहुत कीमती। तभी पूरी भारत की सरकार खड़ी हो गई थी कि जरूरत पड़ा तो अभिनंदन को बचाने के लिए हम हमला भी कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। वो वापस किए थे वो। तो अब क्या है, टेलीपैथी में ये सदियों से भारत में ये शिक्षाएं दी जाती थी कि दूर संचार करो, यहां बैठो, कहीं दूसरे तक संवाद पहुंचाओ। ये सारी विद्याएं, इन सारी शिक्षाओं की पढ़ाई होती थी नालंदा यूनिवर्सिटी में या तक्षशिला यूनिवर्सिटी या जितने भी थे भारत में प्राचीन विश्वविद्यालय, उन सब जगह पे ये पढ़ाई होती थी। बख्तियार खिलजी ने जब आग लगा दी तो ये सारी विद्याएं जल गई, सारी शिक्षाएं जल गई, सारी किताबें जल गई। कहते हैं 3 महीने से लेकर 6 महीने तक वो किताबें जली। इतना बड़ा नुकसान हुआ इस देश का। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी, वो विश्वविद्यालय जल गया। भारत को इतनी बड़ी क्षति हुई, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जिस बख्तियार खिलजी ने आग लगाई, आज बिहार में एक रेलवे स्टेशन है बख्तियारपुर, है ना? एक शहर का नाम है बख्तियारपुर। भाई, जिसने आपके देश को इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई है, उसके नाम को आप इतने शोहरत के साथ और मान सम्मान क्यों दे रहे हो? अमर कर दिया, अमर कर दिया आपने। उस हमलावर को अमर कर रहे हो जिसने पूरी नस्ल हमारी खराब कर दी, हमारी शिक्षा को बर्बाद कर डाली, आग लगा दी। उसको सम्मानित क्यों कर रहे हो? उस जिले का, उस डिस्ट्रिक्ट का या उस रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहिए।